नमस्कार दोस्तों, आज हम व्यापार से साम्राज्य तक अध्याय का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह कंपनी ने व्यापार के लिए अनुमति लेकर खुद यहाँ अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। हमने यह भी पढ़ा कि किस तरह अंग्रेज सत्ता हासिल करने के लिए लगातार भारतीय शासकों से संघर्ष करने में लग गए थे। आज की इस कक्षा में हम संघर्ष की इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे तथा शेर मैसूर, टीपू सुल्तान और मराठाओं के संघर्ष की कहानी पढ़ेंगे। इसके साथ अंग्रेजों के सर्वोच्चता के दावे और उनके विलय के सिद्धांतों की चर्चा करते हुए कंपनी के नए शासन की व्यवस्था तथा सेना के विस्तार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, दक्षिण भारत के राज्य मैसूर को अपने कब्जे में लेने के लिए कंपनी ने सैनिक कार्रवाई का रास्ता अपनाया। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली। टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते टीपू के संबंधों को देखकर अंग्रेज सशंकित तथा सावधान हो गए। टीपू की शक्ति को देखकर अंग्रेजों ने मैसूर पर सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। अंग्रेजों ने टीपू तथा उसके पिता दोनों के साथ संघर्ष किया। हैदर अली के साथ अंग्रेजों का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर मराठों की शक्ति से भी अंग्रेज काफी चिंतित थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा कई राज्यों में बंट गया। सिंधिया, गायकवाड़, होलकर तथा भोसले अलग अलग राज्यों में शासन चला रहे थे। अंग्रेज व मराठों के बीच 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में हुआ। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला तथा तीसरा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक चला। अब अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया था। महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर उसका विरोध भी हुआ, जैसे कित्तूर पर कब्जा करने के प्रयास में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू कर दिया। वहीं पंजाब में रणजीत सिंह से भी अंग्रेजों को कड़ी चुनौती मिली, लेकिन अंततः 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प नीति का सहारा लिया। इसके तहत उसने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर तथा झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर भी कब्जा कर लिया। यही कारण रहा वहां की प्रजा ने 1857 की क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाई। वॉरेन हेस्टिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके समय तक कंपनी बंगाल, बंबई तथा मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। इन तीनों प्रशासकीय इकाइयों को प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय तथा न्यायिक सुधार किए। उसने फौजदारी तथा दीवानी अदालतें स्थापित की। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। बच्चों, क्या आपको पता है वर्तमान में हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? चलिए अब बात करते हैं कंपनी के सैनिक विस्तार। मुगल सेना की ताकत घुड़सवार और पैदल सेना थी। तीरंदाजी व तलवारबाजी का प्रशिक्षण वे लगातार लेते रहते थे। कंपनी ने भी अपनी सेना की भर्ती का यही तरीका अपनाया और अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे शक्तिशाली बनने लग गई। भाप से चलने वाले समुद्री जहाज़ों से अब यूरोप आने जाने में पहले की तुलना में कम समय लग रहा था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, अब पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर शासक बन चुकी थी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने टीपू सुल्तान और मराठों के संघर्ष की चर्चा की, अंग्रेजों के सर्वोच्चता का दावा और विलय की नीति का अध्ययन किया, उनके नए शासन की व्यवस्था तथा सैनिक व्यवस्था का अध्ययन भी किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।